Hello and hi dear students, welcome to this new video. In that video yesterday we have discussed about the tenses and the parts of tenses and the parts of verbs. In this video today we will know about the parts of tenses in briefly. Okay? पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, V1 किसे कहते हैं, V2 किसे कहते हैं, V5 तक हमने जाना था. देन वी टुक अ सेंटेंस, उसको हमने इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो देखा था. सो नाउ लेट्स सी इन दिस वीडियो about how we change the sentences into different parts of tenses. कि कोई सेंटेंस रहेगा, हम कैसे उसको डिफरेंट पार्ट्स में चेंज करते हैं. और आइए जानते हैं कि टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं इन दिस सेंटेंस ब्रीफली. ओके, सो लेट्स एंटर द चैप्टर. द फर्स्ट टेंस दैट वी विल अंडरस्टैंड, जो टेंस होगा, सब प्रेजेंट का हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसका नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सेंटेंस होता है वो या तो अफर्मेटिव होगा, ओके, या तो सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा, राइट. सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस? तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वो किस टाइप से हमें पता चलेगा कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, और कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है? हाउ वी विल नो अबाउट दैट? सो लेट्स अंडरस्टैंड. जो अफर्मेटिव के केस में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या चलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप. स्ट्रक्चर क्या चलेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 plus object plus other, right? So if we see anywhere, if you have to make the affirmative sentence of present indefinite tense, then what you have to put? You have to firstly put subject, then V1, then object, then other. Okay, so as we can see in the first sentence here, I write a letter. I write a letter. हु राइट ए लेटर? आई राइट ए लेटर. तो जब हम हु से क्वेश्चन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट हो जाता है. ओके, सो जैसा मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो मैंने हु से क्वेश्चन कर लिया. आई राइट ए लेटर, हु राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर. तो आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. राइट हमारी क्या है? वर्ब है. सब्जेक्ट है V1 है, क्योंकि राइट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना. सो क्या कहेंगे हम इसको? V1 कहेंगे. सो सब्जेक्ट है, V1 है. एंड व्हाट इज राइट, व्हाट आई एम राइटिंग? आई एम राइटिंग अ लेटर. सो यहाँ पे तब ऑब्जेक्ट आया हुआ है. सो वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव. क्या कहीं नॉट वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना. सो दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट. एंड अफर्मेटिव सेंटेंस में किसको किस फार्मूले को फॉलो किया है? इस फार्मूले को फॉलो किया है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स को ना. तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा. अब वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर, जैसे आई के साथ हमने V1 लिखा है और ही के साथ हमने राइट्स लिखा है, बिकॉज ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सो वी हैव यूज्ड हियर S in the last of the word. As I have told you that whenever you need to make and if the subject of that sentence is singular, अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ में S लगाएंगे. ओके, सो हियर क्या हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है सेंटेंस? देखते हैं. ही राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर. सो ही क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया. राइट क्या है? V1 है. ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर है. ओके, व्हाट इज ही राइटिंग? व्हाट से क्वेश्चन करके हमें ऑब्जेक्ट मिल गया. तो हमें ये फाइंड आउट हमने किया, ये हमें पता लगा कि अगर ये स्ट्रक्चर हमें पता होगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं. ही राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर. बोथ सेंटेंसेस फॉलो दिस rule. So we can say that these sentences are in the present indefinite tense. Is that clear? So we have talked about the present indefinite affirmative sentence. Now let's go to understand what happens when the sentence is in the negative. अब present indefinite के हमने affirmative के बारे में पढ़ लिया. affirmative को ही हम positive sentence भी कहते हैं. अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? negative sentence के बारे में present indefinite के ना. So क्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा?
क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, देन डू और डस पुट करते हैं। डू और डस दो वर्ब होती हैं सब्जेक्ट के साथ रखने के लिए, ठीक है, प्लस नॉट लगाते हैं। अब वेयर वी विल यूज डू, वेयर वी विल यूज डस। With the singular subject we will use does not, with the plural subject we will use do not। singular subject के साथ में हम does not लगाएंगे और plural subject के साथ में हम do not लगाएंगे। अच्छा, वर्ब किस फॉर्म में होगी सेंटेंस में हमारे? वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में होगी, V1 में ही होगी। और क्या होगा, तब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, वी विल कीप द ऑब्जेक्ट, देन द रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल कीप। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, डिसाइड करेंगे डू नॉट लिखना है कि डज नॉट लिखना है, देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर। अच्छा, डू नॉट और डज नॉट कैसे जानेंगे, विद द प्लूरल ऑब्जेक्ट वी विल, विद द प्लूरल सब्जेक्ट we will go with do not, with the singular subject we will use does not। is that clear? So let's go to the sentence now। Here two examples have been given। the first example is it that I do not write a letter। okay, so here do not यूज़ हुआ है। डू नॉट क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सो यहाँ पे हमने डू नॉट को यूज़ किया है। वर्ब हमारी किस फॉर्म में है, V1 में है। राइट हमारी किस फॉर्म में है, V1 में है। ए लेटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सो द कंप्लीट सेंटेंस इज इट दैट आई डू नॉट राइट ए लेटर। यहाँ पे सेंटेंस क्या फॉलो कर रहा है, निगेटिव सेंटेंस के फार्मूले को फॉलो कर रहा है। इज दैट राइट? सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। एक सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे लिया गया है, ही। हु डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। सो हियर वी कैन फाइंड द सब्जेक्ट बाय आस्किंग द क्वेश्चन विद द वर्ड हु। हु के साथ क्वेश्चन करके ना हमें तुरंत हमारा फाइंड आउट हो जाएगा सेंटेंस में। सो जस्ट आस्क द क्वेश्चन विद द वर्ड हु in the sentence and you will find the subject in no time। he does not write a letter, who does not write a letter, he does not write a letter। so he हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब because he जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो हियर डज नॉट हैव बीन यूज, डज नॉट लगा हुआ है ना, देन वर्ब हमारी किस फॉर्म में है, V1 में है, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, अ लेटर है। सो दिस सेंटेंस फॉलोज द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? सो हियर इट विल बी negative sentence of present indefinite tense। now let's go to understand interrogative। what is the formula of interrogative in present indefinite? present indefinite के interrogative का formula क्या होता है, जो डू और डस होता है ना, जो बाद में लगता था सब्जेक्ट की, ये पहले आ जाता है, ठीक है। फिर डू और डस के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर डू के बाद में अगर प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है तो डू आएगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, देयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डज आएगा। देन जस्ट इनके बाद, जस्ट आफ्टर द डू और डज वी विल यूज द सब्जेक्ट, ओके, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, और देन अदर थिंग्स। सो लेट्स गो टू मेक अ सेंटेंस। डू आई राइट ए लेटर। डू हमारा वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। हु राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर। वर्ब हमारी V1 में है, ए लेटर, और लास्ट में हम इसके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं एक लेटर लिखता हूँ, ओके। डज ही राइट अ लेटर। सो जब डज लग गया है तो यहाँ वर्ब में एस या एस नहीं लगेगी, राइट? डज वर्ड हमने सबसे पहले यूज़ किया, देन हमने सब्जेक्ट लगाया, then we kept the first form of the verb, then we kept the object, then sentence became do I write a letter, does he write a letter, okay? Is that clear? Interrogative sentence of present indefinite, okay। so let's go to the next one, negative interrogative sentence। so fourth part हमारा क्या आता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों जब साथ में हो तो किस फॉर्मूले से हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू और डज, वी हैव टू कीप डू और डज। अब डू और डज मतलब क्या होता है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम डू रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम डज रखेंगे। देन वी विल कीप द सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर, राइट? सो सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर। इन विच टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हेन द सेंटेंस इज निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो। लेट्स सी द एग्जांपल नाउ। डू आई नॉट राइट अ लेटर, यहाँ हमने क्या स्टडी किया, डू आई राइट अ लेटर। यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं, डू आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं लेटर नहीं लिखता हूँ। लास्ट में इसके भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना, पहले क्वेश्चन वर्ड से इन्होंने स्टार्ट किया, डू सबसे पहले लिखा हुआ है, देन आई सब्जेक्ट, देन नॉट, then first form of verb, then object। so it follows the formula that we have studied before, right? so
लेट्स टेक द सेकेंड सेंटेंस एज एग्जाम्पल, डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वो लेटर नहीं लिखता। यहाँ पे देखना हमने क्या स्टडी किया था, डज ही राइट अ लेटर, यहाँ पे इसी का निगेटिव बनाया है, डज ही नॉट राइट अ लेटर। सबसे पहले हमने डू या डज रखा, फिर हमने सब्जेक्ट रख लिया, देन हमने नॉट लगा लिया, देन V1 रख दिया, देन ऑब्जेक्ट रख दिया। तो प्रॉपर सेंटेंस हमारा लास्ट में बन के क्या आता है, डज ही नॉट राइट अ लेटर। सो इफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, मतलब इस फॉर्मूले के बेस पे, ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पे अगर कोई सेंटेंस दिखेगा, यू कैन से दैट दिस इज द नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज दैट क्लियर? Here we have to remember an important rule as well, as if the subject of the verb is he, she, it or singular number, okay, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो क्या है, ही, शी, इट है और वो सिंगुलर नंबर में है ना, तो हम क्या करेंगे, एस या ई एस को ऐड कर देते हैं। मतलब जो सेंटेंस हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे राइट में हमने एस ऐड किया था तो वो राइट्स हो गया था, राइट। सो सेम एज हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ही राइट्स अ लेटर हुआ था ना, राइट वर्ड में हमने क्या किया था, ऐसे ऐड कर दिया था। सो इफ द सेंटेंस इज इन द सब्जेक्ट इन द सिंगुलर फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म में अगर सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम उसमें ऐसे आई एस ऐड कर देते हैं। यू जस्ट रिमेंबर दिस रूल, वी विल यूज इट लेटर। What are the common actually when we have to use these kind of sentences in some common uses, so let's know what happens. Firstly, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स, जैसे कोई चीज़ मतलब यूनिवर्सल फैक्ट है ना, जैसे जो चीज़ एकदम सच है वो बदल नहीं सकती, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो यहाँ पे द सन के साथ हमने क्या किया, वर्ब के में ऐसे यस लगा लिया, राइज को हमने क्या लिख दिया, राइजेस कर लिया। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्सप्रेस, मतलब कि जो हमारी आदत हो, जैसे आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं डेली वॉक कर लिए जाता हूँ, ये मेरी क्या है, हैबिट दिखा रहा है ना। तो हमने यहाँ पे आई के साथ में गो लगाया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो किया, फर्स्ट फॉर्म लिया, V1 लिया। देन टू एक्सप्रेस अ परमानेंट स्टेट और सिचुएशन, द स्टेट ऑफ और सिचुएशन क्या हो वहाँ पे परमानेंट हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, जैसे ये हमेशा के लिए रहने वाला है कि आगरा जो है वो बैंक का स्टैंड करता है यमुना के बैंक पे, राइट। तो ये क्या होगा, ये हमेशा के लिए परमानेंट इस कंडीशन है ना, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, आगरा के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि आगरा सिंगुलर है। सो according to that formula, here the sentence is Agra stands on the bank of the Yamuna. In exclamatory sentence, sometimes we use the present indefinite in an exclamatory sentence. जैसे here comes a magician. अब यहाँ पे क्या, wow, magician आ गया. So here this is an exclamatory sentence. In subordinate clause followed with if. अब कोई जैसे क्लॉज आता है ना, तो क्लॉज में क्या होता है, अगर इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ यू रिक्वेस्ट हर, देन पहला वाला सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं और दूसरा वाला सेंटेंस हम फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। अगर कोई सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है तो हम पहले वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, दूसरे सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे यहाँ पे इफ़ यू रिक्वेस्ट हर, अगर तुम उससे रिक्वेस्ट करोगे, इट मीन्स जब हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट यू है, प्लूरल है, तो हमने रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट ही रखा, V1 में रख लिया, राइट। ये रिक्वेस्ट हमारी किस में, किस फॉर्म में है, V1 में है। इन इम्परेटिव सेंटेंस ओबे योर पेरेंट्स, तो इम्परेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ होता है। सो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट 6 कॉमन यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, लेट्स गो टू द न्यू फैक्ट्स एज वेल। टू एक्सप्रेस अ प्लान फ्यूचर एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन व्हेन दे रेफर टू अ जर्नी, अगर कभी भी ना कोई जर्नी के लिए कहा जाए तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। प्लान अगर हुआ हो, शी कम्स हियर टुमारो, वो कल यहाँ पे आएगी, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया, शी के साथ में नॉर्मली कम होता है तो कम सी यूज लगा दिया इसमें, तो क्या बन जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा क्योंकि वर्ब में एस भी ऐड होती है इसमें। सो यहाँ क्या हो गया सेंटेंस हमारा फॉर्मेशन, शी कम्स हियर टुमारो। देन द नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स इन अ ड्रामेटिक वे, जब भी हमें पास्ट को कोई इवेंट ड्रामेटिक तरीके से दिखाना होता है ना, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अलेक्जेंडर कम्स एंड सल्यूट्स पोरस, ओके, तो अलेक्जेंडर आते हैं, पोरस को सल्यूट करते हैं। ये क्या हो गया यहाँ पे, ड्रामेटिक वे में, जब कोई आपको ड्रामेटिक वे दिखाना हो तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प ले सकते हो इन फॉर्मूले की जो हमने ऊपर स्टडी किया है। In running commentaries on sports event, Rohit hits the ball straight into the goal.
अब कभी कभी आपने क्रिकेट कमेंट्री सुनी होगी, तो वो लोग प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस में बात करते हैं, जैसे रोहित हिट्स द बॉल। आप भी मैच खेलने जाओ, कभी क्रिकेट खेलने जाओ, तो यू कैन से माई फ्रेंड हिट्स द बॉल स्ट्रेट। तो जब माई फ्रेंड हिट्स आप बोलोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। इज दैट क्लियर? टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस विद, जब भी हमें कोई कोटेशन मतलब स्टेटमेंट मतलब क्या कहते हैं ना कि ये हमारा कोटेशन है, उसको कोई किसी को बताना होता है, तो हम उसको प्रेजेंट डेफिनेट में रखते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया कि डू और डाई या द और वर्क प्रॉपरली, और इसे आपको कहीं और किसी से कहना है, तो यू विल से शुभम सर सेस, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू विल हैव टू कीप द सेंटेंस, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस रखोगे। जैसे आप देखो इन्होंने रखा है आवर टीचर सेस टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। एक कोटेशन था टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इसको इनके टीचर ने कहा था, तो वो कैसे बच्चा जाके घर पे कैसे कहता है, आवर टीचर सेज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इज दैट क्लियर? So here present indefinite tense ends. Now let's go to the another part of present tense. The second part of present tense is present progressive or continuous tense. फर्स्ट पार्ट क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड पार्ट क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, so what is the structure of affirmative sentence of present continuous tense? First of all we will keep subject, then is or am or are. singular subject के साथ हम is लगाते हैं, I के साथ am लगाते हैं, और plural subject के साथ में हम are लगा लेंगे। Then we will use the ing फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब, जो वर्ब की फॉर्म दी रहेगी उसमें हम ing लगा लेंगे। नाउ लेट एज एग्जांपल, ही इज जंपिंग। ही के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हमने वर्ब इज ले ली, और जंप को हमने क्या कर दिया, जंपिंग कर दिया। ओके, सो दिस इज इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ निगेटिव सेंटेंस? अगर इसमें निगेटिव बनाना होगा ही इज जंपिंग को, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के जस्ट बाद वी विल कीप नॉट, देन आवर ing form of the given verb. So the sentence will be he is not jumping or he is not eating anything. is और verb के बीच में हम not use कर देते हैं, right? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या चलता है, जो हमारा वर्ड इज होता है, इज एम आर, जो बीच के वर्ड होते हैं वो पहले आ जाते हैं। वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इज एम आर, ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के सबसे पहले आ जाती हैं, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स V4 प्लस अदर। जैसे यहाँ पे हमारी ही इज जंपिंग सेंटेंस था, हमने इसको पहले कर लिया, सब्जेक्ट को रख लिया ही, देन वर्ब का ing फॉर्म, तो सेंटेंस क्या हो गया, इज ही जंपिंग। देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कीप द ऑक्सिलरी वर्ब, देन वी कीप द सब्जेक्ट, देन नॉट, देन ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे, फिर सब्जेक्ट ही रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, फिर ing फॉर्म ऑफ द वर्ब रखेंगे, राइट। So what are the common uses of present continuous tense? We will know. For an action that is in progress at the time of speaking. अब जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनता है ना, जो एक्शन होता है वो प्रोग्रेस में रहता है, मतलब होता रहता है। जैसे शी इज़ रीडिंग अ नॉवेल, शी इज़ रीडिंग अ नॉवेल, वो अभी भी नॉवेल पढ़ रही है। इट इज़ द एक्शन दैट इज़ प्रोग्रेसिंग right now. For an action that is in progress and will continue in future, it may be going on at the टाइम ऑफ स्पीकिंग। और जब भी हम कोई चीज़ बोल रहे हैं वो कंटिन्यू मान लो रहेगी फ्यूचर में भी। जैसे शी इज़ रीडिंग अ नॉवेल एंड इट विल बी कंटिन्यू, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश, तो वो इंग्लिश सीख रही है और आगे भी सीखती रहेगी ना, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कर लेते हैं। सो टेंस में क्या होता है ना, जब टेंस के आप फॉर्मूले को जानेंगे, टेंस में आप कैसे वर्ब कहाँ रखी जाती है, कहाँ नॉट लगता है, ये जानेंगे तो आपको ट्रांसलेशन ईजी होगा। जब भी आपको बोलना है कि कोई इंग्लिश पढ़ रहा है और पढ़ेगा भी आगे, तो आप कह सकते हो ही इज़ रीडिंग इंग्लिश, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो पढ़ रहा है और आगे भी पढ़ेगा। टू एक्सप्रेस ऑन एक्शन दैट इज़ प्लान टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। सो अगर कोई प्लान है उसका नियरली कि नेक्स्ट वीक में क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कर लेते हैं। शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक इंग्लैंड जा रही है। ओके, टू एक्सप्रेस एन अनडिजायरेबल हैबिट और समथिंग डन अगेन एंड अगेन, वी जनरली यूज एडवर्ब सच एज ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली, एट्सेट्रा। शी इज़ कॉन्टिन्यूअली वॉचिंग मूवीज़ ऑन द TV। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे बहुत देर से देखे जा रही है TV ना, तो उसका ऐसे सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, शी इज़ कॉन्टिन्यूअली वॉचिंग मूवीज़ ऑन द TV। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज वॉचिंग था, उसमें हमने कॉन्टिन्यूअली वर्ड लगा लिया। और अगर जैसे हो ही इज़ ऑलवेज डूइंग,
वन मिस्ट्री फॉर द अदर। सो हियर हमने ऑलवेज लगा लिया। अब ऑलवेज कॉन्टिन्यूली से लगाया हुआ है ना, तो हमने जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ये दोनों वर्ड रखे हैं, तब वर्ब रखी है। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब जो मेन वाली आईएनजी वाली है उस दोनों के बीच में हम ये वर्ड ऐड करेंगे। ओके, नाउ द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना ये वर्ब जो है वो सब का यूज़ बहुत कम ही होता है। ओके, जैसे वर्ब्स ऑफ सेंस है, जो वर्ब सेंस के होते हैं, सी हियर, इन सबको हम क्या करते हैं, फील करते हैं। देखना मतलब फील किया, सुनना मतलब फील किया, स्मेल मतलब फील किया, रिकॉग्नाइज, नोटिस एटसेट्रा, इन वर्ड्स का यूज़ बहुत कम देखा गया है। वर्ब्स ऑफ इमोशन जो होते हैं कि लव, हेट, वांट, डिज़ायर, इसमें क्या होता है कि इनका बहुत ही कम यूज़ देखा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, आईएनजी वाले टेंस में, राइट। सो वर्ब्स ऑफ थॉट, जो वर्ड हमारी थॉट की होती है, जैसे थिंकिंग हम क्या करते हैं, थॉट करते हैं ना, फील, रियलाइज, नो, फॉरगेट, एक्सपेक्ट, रिमेंबर, ये क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो इस सब वर्ब का यूज़ भी बहुत कम होता है इस टेंस में। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग पोजीशन, हैव, ओन, बिलोंग, प्रोसेस, ये सब वर्ब क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बहुत कम यूज़ देखी जाती हैं। ओके, अब जैसे कि अपीयर हो, सीम हो, कीप, कंसिस्ट, कंटेन, सो इस इन टाइप के वर्ब का हम यूज़ आईएनजी फॉर्म में बहुत रेयरली करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स गो टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो व्हाट इज, फिर से वही होगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। यही हमने प्रेजेंट डेफिनेट का भी 4 पार्ट पढ़ा, यही हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी पढ़ा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेम पार्ट्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। In present perfect tense, what is the structure of affirmative sentence? Subject plus has have plus V3 plus other. अब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम हैज़ लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आई हमारा प्लूरल है तो हमने हैव लगाया, V3 लगा लेंगे वर्ब की, आई हैव डन द वर्क, राइट। निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज़ और हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन नॉट, देन V3, देन अदर। सो अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम यहाँ पे हैव लगाएंगे बिकॉज आई इज़ प्लूरल, देन आई हैव नॉट डन द वर्क। इंट्रोगेटिव में एज द सेम हम अपने ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रख लेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारी क्या थी, हैव थी, हैव हमने सेंटेंस में पहले कीप कर लिया, देन सब्जेक्ट, देन V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, देन द अदर। सो हैव आई डन द वर्क। इंट्रोगेटिव में वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू यूज द क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। देन निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव में हैव जहाँ है वहीं रहेगा, आई अपने प्लेस पे है सब्जेक्ट, आई और सब्जेक्ट और आपकी जो मेन वर्ब होगी जो आपकी V3 होगी उसके बीच में नॉट लग जाएगा, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो हियर द सेंटेंस इज हैव आई नॉट डन द वर्क, क्वेश्चन मार्क, राइट। सो व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ दिस टेंस टू एक्सप्रेस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जैसे जो अभी अभी रिसेंट में कुछ खत्म हुआ है, आई हैव जस्ट फिनिश द वर्क। जैसे आप होमवर्क कर लिए हो, आपको क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो कि मुझे कैसे इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश कैसे बोलोगे, आई हैव जस्ट फिनिश द वर्क, इसका मतलब मैंने अपना होमवर्क जस्ट अभी अभी ख़त्म कर लिया है। शी हैज़ गॉन टू ऑफिस, वो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल चुकी है, जा चुकी है। ओके, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट गिवन और नॉट डिफाइंड, ही हैज़ बीन टू आगरा, वो आगरा जा चुका है, ही हैज़ बीन टू आगरा, विद एडवर्ब्स लाइक ऑलरेडी, ऑफन, रिसेंटली, येट, एटसेट्रा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ जो होता है ना, वो क्या करते हैं हम कि एडवर्ब जब भी यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, हैव और के साथ में हम इन एडवर्ब जो होते हैं, जैसे एडवर्ब क्या क्या होते हैं, ऑलरेडी। एडवर्ब क्या होता है, द वर्ड दैट मॉडिफाइज होल पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबको मतलब स्पेशलिटी बताता है। नाउन, एडजेक्टिव, यहाँ तक कि एडवर्ब की भी स्पेशलिटी बताता है। केवल प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके वो एडवर्ब होते हैं, जैसे ऑलरेडी, ऑफन, रिसेंटली, ये सब वर्ड जो हैं वो एडवर्ब हैं। तो ये जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, हैव के जस्ट बाद में हम इस एडवर्ब को रख लेते हैं। जैसे आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, आप कोई मूवी घर पे चल रही है, आपको बोलना है कि मैं मूवी देख चुका हूँ, तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी। इज दैट क्लियर? सो इंग्लिश इजी ना, यहाँ से आप सीख सकते हो कई काफ़ी सारे सेंटेंसेस दैट यू कैन यूज इन द डेली लाइफ। सो दैट इज द फोर्थ एग्जाम्पल, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूड, जो कि पास्ट में कोई काम आपने चालू किया था, अभी मतलब जो टाइम बीत गया उसमें आपने कुछ चालू किया था वो अभी भी चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव लिव्ड इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम इस सिटी में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं।
मतलब अभी भी यहीं पे हैं। जैसे लखनऊ में हम 2 साल 3 साल 4 साल से रह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से हम यहाँ पे रह चुके हैं, मतलब अभी भी रह रहे हैं, वी आर स्टिल लिविंग। इज दैट क्लियर? So in this video we have discussed about the parts of tenses, present indefinite tense, present continuous को टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने स्टडी किया. ओके, इन ऑल दीज टेंसेज वी हैव स्टडीड सम स्पेशल रूल्स and some special uses of these tenses, and about the affirmative, negative, interrogative and interrogative with negative parts of every tense, right? In this chapter, for more information, we will meet in the next video. Till then, you all just take care, and I hope you have undertaken this chapter very well. So for the more information, we will meet in the next video. See you, take care.